प्रश्न, औपनिवेशिक विचारधारा की मिशनरी और उपयोगितावादी संदर्भ में व्याख्या कीजिए। उत्तर, 16वीं शताब्दी में आयरलैंड की विजय के पश्चात इंग्लैंड धीरे धीरे विश्व में सबसे बड़े तथा मजबूत साम्राज्य के रूप में उभरा। इसने पिछड़े लोगों को सभ्य बनाने और एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में इस विचार को फैलाने का अपना कार्य स्वयं अपने कंधों पर उठा लिया था। नए क्षेत्रों को हासिल करने में और साम्राज्यवादी मिशन के प्रसार द्वारा नई भव्यता और गौरव प्राप्त किया, जिसे संक्षेप में ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। साम्राज्यवादी मानसिकता की नींव ब्रिटिश प्रशासनिक दृष्टिकोण में डाली गई थी और उन्होंने एक ऐसी ब्रिटिशनेस स्थापित की जिसे गुणवत्ता में श्रेष्ठ कहा जा सकता है। सभ्यता का मिशन, सिविलाइजिंग मिशन, उपनिवेशवाद और सैन्य हस्तक्षेप के लिए एक राजनीतिक औचित्य था, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से 15वीं से 20वीं शताब्दी की अवधि के दौरान स्वदेशी लोगों का आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण करना था। 15वीं सदी के अंत से लेकर 20वीं सदी के मध्य तक यूरोपीय सभ्यता के सिद्धांत के रूप में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद का समर्थन करने के लिए वाक्यांश को सबसे अधिक बार नियोजित किया गया था। फ्रेंच अल्जीरिया, फ्रेंच पश्चिम अफ्रीका, फ्रेंच इंडोचाइना, पुर्तगाली अंगोला और पुर्तगाली गिनी, पुर्तगाली मोजाम्बिक और पुर्तगाली तिमोर, अन्य अधिकृत प्रदेशों के अलावा सभ्यता मिशन की आड़ में औपनिवेशिक रूप से शोषण किया गया था, जो कि एक सांस्कृतिक तर्क के रूप में कार्य करता था। अंग्रेजों, जर्मनों और अमेरिकियों की औपनिवेशिक गतिविधियों को भी प्रायः सभ्यता के मिशन के भाग के रूप में उचित ठहराया गया था। यह रूसीकरण और रूसी साम्राज्य के अंदर मध्य एशिया के रूसी आक्रमण से जुड़ा हुआ था। पश्चिमी यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों ने बल देकर कहा कि उनका कर्तव्य था कि वे पश्चिमी सभ्यता को पूर्व की बर्बर और आदिम सभ्यताओं के रूप में देखें, क्योंकि वे ईसाई राज्य थे। सभ्यता वितान की इस विचारधारा ने उपनिवेशों के सामाजिक, सांस्कृतिक और सुविधाओं में सुधार को उचित ठहराया। औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटिश राज ने कई धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करने की कोशिश की और उनमें सुधार करना चाहते थे। उदाहरण के लिए, ब्रिटिश शासन ने लड़कियों की विवाह योग्य आयु बढ़ाने के लिए शारदा अधिनियम लाने की कोशिश की थी। उन्होंने सती प्रथा इत्यादि को मिटाना चाहा। 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश सरकार ने संस्कृति और समाज को और अधिक उदार रूप में सुधारने की कोशिश की थी, जिसे मेटकाफ द्वारा इवांजेलिकल्स के रूप में तर्क दिया जा रहा है। मेटकाफ ने अपने सभ्यता के मिशन के साथ इवांजेलवादियों की भर्ती की, जो ब्रिटेन से मुक्त व्यापारियों, कानून सुधारकों, शिक्षाविदों और उपयोगितावादी सिद्धांतकारों के रूप में आए थे, जिन्होंने तत्कालीन भारत के सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं में प्रवेश करने की कोशिश की और उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की कई बार कोशिश की। ब्रिटिश सरकार का एक मिशन था कि भारत स्थिर स्थिति में है, इसलिए भारतीयों को अंधविश्वास और सामाजिक भ्रम से भरे धार्मिक जाल से मुक्त करने के लिए सुधार की आवश्यकता है। मिशनरियों ने तर्क दिया कि विधायी परिवर्तन लाने के बजाय पश्चिमी नैतिकता और मूल्यों के प्रसार से सतत महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया जा सकता है। औपनिवेशिक शासन की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने बहुत ही उदासीन तरीके से काम किया और पतनशील मुगल सम्राटों के अधिकार को मान्यता दी। लॉर्ड क्लाइव ने स्वयं दोहरी सरकार, डबल गवर्नमेंट की एक प्रणाली की सिफारिश की थी, जिसके तहत आपराधिक न्याय प्रणाली को नवाबी अधिकारियों के हाथों में छोड़ दिया जाएगा, जबकि नागरिक और वित्तीय मामलों को कंपनी द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। इस संदर्भ में गैर हस्तक्षेप की नीति बहुत व्यवहारिक थी कि कंपनी को सविनय अवज्ञा से बचने के लिए नए अधिग्रहित क्षेत्र, संस्कृति, समाज की मूलभूत पेचीदगियों की आसान समझ की आवश्यकता थी। मिशनरी, अंग्रेज मिशनरी भारत में भारतीय जनता को पश्चिमी नैतिकता और मूल्यों का ज्ञान देने के लिए आए थे, जो अधिक सुसंगत तरीके से ईसाई धर्म के सुधारों पर आधारित थे। ब्रिटिश मिशनरियों का उद्देश्य भारतीयों को उनके धार्मिक दृष्टिकोण को सुधारने व मजबूत करने में सहायता प्रदान करना था। उस समय भारतीय परंपरा और संस्कृति अंधविश्वास और पूर्वाग्रह से ग्रस्त थी। मिशनरियों ने भारतीय अविकास के विरुद्ध एक मिशन शुरू किया और वे हिंदुस्तान की शासन प्रकृति को बदलने के लिए एक मिशन लाए। इन परिवर्तनों के मुख्य प्रतिपादक चार्ल्स ग्रांट थे, जो कलकत्ता के निकट श्रीरामपुर में स्थित थे। उन्होंने 1792 में तर्क दिया कि भारत की प्रमुख समस्या एक धार्मिक विचार है जो अज्ञानता और अंधविश्वास को कायम रखता है। उनके विचारों को तत्कालीन ब्रिटिश संसद ने सन 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से वैध ठहराया गया, जिसने ईसाई मिशनरियों को बिना किसी प्रतिबंध के भारत में प्रवेश करने की अनुमति दी। उपयोगितावादी, उपयोगितावाद एक नैतिक सिद्धांत है जो सुख और दुख के नैतिक दर्शन पर आधारित होता है। इस आनंद की गणना सुखवादी आकलन, फिलोसॉफिक कैलकुलस द्वारा की जाती है।
सुखवादी आकलन कहता है कि एक ऐसा कार्य जो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को उत्पन्न करता है उसे सही कार्य माना जाता है और जिसमें दर्द से बचने की आवश्यकता होती है। यह 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश प्रशासन की उदारवादी विचारधाराओं में से एक है। इसके आधार पर पूरे ब्रिटिश प्रशासन में सुधार किया गया। इस दर्शन के प्रचारक बेंथम, जेम्स मिल, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी और जे.एस. मिल हैं। जेम्स मिल ने ब्रिटिश भारत में एक प्रशासक के रूप में भी कार्य किया। जेम्स मिल ने एक पुस्तक, ब्रिटिश भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, भी लिखी थी, जो सन 1817 में प्रकाशित हुई थी और इसमें नए सुधार लाकर भारतीय ब्रिटिश प्रशासन को मजबूत करने का प्रयास किया गया था। उन्होंने अपनी पुस्तक के माध्यम से भारत की संस्कृति, धर्म और परंपरा के क्षेत्र में सभी गौरवपूर्ण दावों का खंडन किया। साथ ही, उन्होंने आवश्यक परिवर्तनों और वैज्ञानिक सटीकता के आधार पर सामाजिक मानदंडों को मजबूत करने का सुझाव दिया। जेम्स मिल स्कॉटिश प्रबुद्धता परंपरा से अत्यधिक प्रभावित थे, जहां सभ्यता के मूल्य का सही माप वैज्ञानिक स्वभाव के आधार पर देखा जा सकता है। उपयोगितावादियों और उदारवादियों के मध्य अंतर। मुख्यतः उपयोगितावाद भारतीय समाज में सुधार लाने की उदारवादी धारणा से प्रभावित है। वे भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश के रूप में आत्मसात करना चाहते थे। लेकिन दोनों के ही दृष्टिकोण में अंतर था। शुरुआत में, प्राच्यवादियों ने भारतीय संस्कृति को बहुत सारी अतीत में हुए महिमाओं के रूप में देखा, लेकिन वह धीरे धीरे पतन की ओर चला गया। इस प्रकार से शुरुआत में, उन्होंने भारत में कम से कम हस्तक्षेप की नीति द्वारा प्रशासन किया, लेकिन बाद में, वे पंडितों और मौलवियों के एकाधिकार वाली बेकार हो चुकी और पतित व्यवस्था को सुधारना चाहते थे। शिक्षा और प्रशासन में अंग्रेजी भाषा के परिचय पर प्रमुख रूप से उपयोगितावादी उदारवादियों से भिन्न थे। 15वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में शुरू की जाने वाली शिक्षा की प्रकृति पर प्राच्यवादियों और आंग्लवादियों के बीच बहस हुई। उदाहरण के लिए, उदारवादी लॉर्ड मैकॉले ने सन 1835 के अपने प्रसिद्ध शिक्षा मिनट में अंग्रेजी शिक्षा की पुरजोर सिफारिश की थी। लेकिन साथ ही उपयोगितावादी मिल ने स्थानीय भाषा की शिक्षा का समर्थन किया जो कि भारतीय आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त थी। लॉर्ड बेंटिक मिल के उत्साही अनुयायी थे जिन्होंने कानून के माध्यम से सती और बाल विवाह को समाप्त करने का प्रयास किया था। उन्होंने पश्चिमी शिक्षा और वैज्ञानिक समझ के आधार पर अपने कानून को सही ठहराया। आधुनिक पश्चिमी ब्रिटिश शिक्षा का प्रसार निसंदेह एक और महान परिघटना है, जिसने अंततः एक राष्ट्रीय चेतना का निर्माण करने में एक लंबा रास्ता तय किया। प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार ने भारत को चलाने के लिए विशाल राज्य मशीनरी का प्रबंधन किया था। इस संदर्भ में विशाल सरकारी संगठन के कर्मचारियों के लिए बड़ी संख्या में शिक्षित लोगों की आवश्यकता पड़ी थी। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को इंग्लैंड से नहीं लाया जा सकता था। इसलिए भारत में स्कूलों और कॉलेजों को शुरू करना आवश्यक हो गया, जिससे बड़ी संख्या में आवश्यक स्नातक शिक्षित लोग उपलब्ध हो गए, जिनका उपयोग उप पदों को भरने के लिए किया जा सकता था। ऊंचे पदों को अंग्रेजों से भरने के बाद पदों का समन्वय करना था। इसके अलावा, अंग्रेजों के बीच एक विचारधारा थी, जो मानती थी कि लोकतंत्र और कानून के शासन की ब्रिटिश उदार संस्कृति दुनिया में सबसे अच्छी थी और वह भारत में इसकी शुरुआत का समर्थन भी करती थी। औपनिवेशिक चरण के दौरान अंग्रेजों ने एक उदार शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की। उनका यह भी मानना था कि विश्वभर में इस शिक्षा और संस्कृति की शुरुआत के साथ धीरे धीरे विश्व का सामाजिक तथा राजनीतिक एकीकरण हासिल किया जा सकता है। परिणामस्वरूप, मैकॉले जैसे कई अंग्रेजों को भारत में ब्रिटिश शिक्षा का प्रसार करने के लिए एक मिशनरी उत्साह से भर दिया गया था। अपनी दुकान चलाने के लिए शिक्षित लोगों के लिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आवश्यकता और मैकॉले जैसे कुछ राजनेताओं के मिशनरी उत्साह के अलावा तीसरा महत्वपूर्ण कारक, जिसने एक प्रमुख भूमिका निभाई, वह स्वयं राजा राममोहन राय जैसे कुछ भारतीयों द्वारा उत्साहपूर्वक अपनाया गया था। राजा राममोहन राय भारत में प्रगतिशील आधुनिक शिक्षा के प्रणेता बने और उन्होंने आधुनिक पश्चिम के वैज्ञानिक और लोकतांत्रिक विचारों के खजाने की कुंजी के रूप में अंग्रेजी शिक्षा की सराहना की। उन्होंने घोषणा की कि शिक्षा की पारंपरिक प्रणालियों को कायम रखने से केवल पुराने अंधविश्वास और सामाजिक सत्ता की प्रतिगामी रेखाएं ही बनी रहेंगी। इस प्रकार, कुछ ब्रिटिश भारतीय प्रशासक भारतीय समाज में सुधार चाहते थे और अन्य सिर्फ व्यापार करना और लाभ कमाना चाहते थे। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.